हेलो फ्रेंड्स, ये आपका आज लेक्चर नंबर 24 है जिसमें मैं आपके सामने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले समझाऊंगा कि ये किसके बारे में है। जो ये है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये किस लिए है, इससे मतलब ये क्यों है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई इसका क्या मतलब, ये क्यों है। ठीक है, ये क्या है, ये किसके बारे में हमें बताता है। तो अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज हो तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपके पास बेटा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ठीक है, किसके बारे में बोलता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो आपने कोई चीज प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स आपने प्रोडक्शन कंपनी ने कोई प्रोड्यूस किया। अब किसकी हेल्प से किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। दैट मीन्स आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उसकी हेल्प से क्या हो गया, उसकी हेल्प से आपको बन गया, हाँ जी, उसकी वजह से आपको कोई प्रोडक्ट बन गया। और जब प्रोडक्ट बन गया, वो बिक भी गया, आपको इनकम भी आ गई। अब इनकम किसकी वजह से आ गई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो अब क्या करना है, अब इस इनकम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपको इसको लैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लैंड को कितना कंट्रीब्यूशन दोगे, आप लेबर को कितना कंट्रीब्यूशन दोगे, ठीक है, इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना दोगे, ठीक है, इसी तरीके से आपका और क्या आएगा, कैपिटल को कितना आप कंट्रीब्यूशन दोगे। दैट मीन्स इनकम जो आती है वहां से आपको, इनकम कैसे आप करोगे, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इनकम जो है आपकी, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो आपकी क्या है, वही आपको डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारी थ्योरीज है, लेकिन आपको खाली दो थ्योरीज है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। यानी इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में हम पढ़ेंगे, अगर आपके पास कोई इनकम, प्रोड्यूसर के पास, प्रोडक्शन कंपनी के पास कोई इनकम जनरेट हो गई, अब वो लैंड को कितना हिस्सा देगा इसमें से। लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 लाख रुपीज आ गए, अब वो इसमें से कितना देगा लैंड को, कितना देगा लेबर को, कितना देगा ऑर्गेनाइजेशन को, और कितना देगा आपके कैपिटल को। वही हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बताती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसको सबसे पहले आप याद रख लीजिए, इसको किसने स्टार्ट किया डेवलप किसने किया? जेबी क्लर्क ने। ठीक है, जेबी क्लार्क। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में बेटा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या, आप उनकी इनकम कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो आपकी इनकम जनरेट हो गई आपकी कंपनी की, आप उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे बांटोगे, वही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सिंपल। अब ये भी आपको याद रखना है, इस थ्योरी का दूसरा नाम है जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको कहते हैं नेशनल डिविडेंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द प्राइस ऑफ अ फैक्टर टेंड्स टू इक्वल द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो बेटा, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास लेबर पहले 0 था, ये लेबर है, और ये आपके पास टोटल प्रोडक्ट है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज मेरे पास लेबर 0 था। जब लेबर 0 था, टोटल प्रोडक्ट भी 0 आएगा, मार्जिनल तो 0 ही आएगा। अब लेट्स सपोज मैंने लेबर को इंक्रीज किया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा, हम यहाँ पे लेबर ही खाली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेबर जब आपने 1 यूनिट इंक्रीज किया, लेट्स सपोज आपके टोटल प्रोडक्ट में 5 इंक्रीज हो गया, और मार्जिनल भी कितना आएगा, क्योंकि अब 1 से 5 आ गया तो मार्जिनल भी 5 आएगा। लेट्स सपोज आपने दूसरा लिया, अब टोटल प्रोडक्ट जो है, लेट्स सपोज अब वो आ गया 9, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना बन गया? 4 बन गया, है ना, 9 में से 5। इसी तरीके से अब लेबर का एक और यूनिट किया आपने यूज, लेट्स सपोज आपको आ गया 12, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ गया? 3। अब बस यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। देखो बेटा, अब ये एक यूनिट, लेबर का 1 यूनिट लगाने से आपको कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं लेबर का। देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, उसको बोलते हैं ना मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मैंने पढ़ाया है। अब ये बोलता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कि भाई अगर आपको किसी फैक्टर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपके पास मिसाल कोई इनकम है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप किस रूल से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप इस रूल से करोगे कि भाई उस फैक्टर के 1 यूनिट के इंक्रीज करने से
टोटल प्रोडक्ट या सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिस हिसाब से वो इंक्रीज होता है उसी हिसाब से उसकी इनकम दी जाएगी, जिस हिसाब से वो चेंज होता है उसी हिसाब से उसको इनकम देगी। ठीक है, तो ये बताता है कौन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, जैसे कि वो मैंने पढ़ाया भी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, पहले उसको समझ लेते हैं क्योंकि मुझे वो यहां पे जरूरत है। जैसा हम प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम करते, जैसा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है ना, वैसा ही वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होता है। देखो कैसे, लेट अस सपोज आपने बेटा क्या किया काम, जब आपका एक आउटपुट निकलता है, ठीक है, लेट सपोज आपने एक आउटपुट बनाया, यहां पे लिखते हैं आउटपुट, यहां पे लिखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यहां पे लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जब आपने एक आउटपुट बनाया, मिसाल के तौर आपने यूनिट का लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है आपके पास, आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आपने उसका एक यूनिट बनाया, उस एक यूनिट को बनाने का जो कॉस्ट है, कंपनी को जो कॉस्ट आया वो यहां पे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे उसका कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, लेट सपोज जो कंपनी को कॉस्ट आ गया वो 15 रुपया आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, और रेवेन्यू आपका आ गया 12, लेट सपोज। पहले समझ आ रही है बात कि नहीं? अब देखो अब क्या होगा इसके बाद, तो मार्जिनल कॉस्ट अभी क्या है, बड़ा है। अब देखो आउटपुट बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखो सर ये क्यों आ गया, मार्जिनल कॉस्ट क्यों आ गया ज्यादा, इसका मतलब इसको तो नुकसान होगा। क्यों? मार्जिनल कॉस्ट होता है आपको कितना पैसा लगा उस चीज को बनाने में, मार्जिनल रेवेन्यू होता है आपको कितना आता है उस प्रोडक्ट को, वहां जब वो बिक गया उसके बाद प्रोडक्ट कंपनी को कितना पैसा आता है, उसको 12 रुपये आते हैं, दैट मीन्स वो लॉस में है। लेकिन क्यों आता है? क्योंकि आपके पास आउटपुट्स कम बन गए। मैंने आपको पढ़ाया है, जितने आउटपुट्स कम बनेंगे ना उतना आपका मतलब, अगर एक ही प्रोडक्ट बनाएगा कंपनी वो तो जाहिर सी बात है वो तो लॉस में पड़ जाएगा। अब इसका मतलब हमने आउटपुट्स को इंक्रीज किया, जब आउटपुट इंक्रीज होगा मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो चेंज नहीं होगी। मिसाल जो आपको एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगेगा वो तो सेम होगा। ठीक है, लेट सपोज आपको तीसरे में भी 12 है, चौथे में भी 12 है। ठीक है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू आपको सेम रहेगा। दैट मीन्स जो बंदा होगा उसको तो सेम आप चार्ज करोगे। अगर 12 रुपए का आपका प्रोडक्ट है वो तो 12 ही देगा, चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट बनाओ। तो 5 पे भी उसको 12 देने हैं, 6 पे भी उसको 12 देने हैं, 7 पे भी उसको 12 रुपया देना है। फिर मैं कुछ यहाँ से भी थोड़ा लिखता हूँ ताकि जगह यहाँ से आए। 8 पे भी उसको 12 ही देने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू है एंड मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट है। जब हमारे पास 9 आउटपुट्स बनेंगे, लेट्स सपोज उसके पास 12 ही होंगे। जब 10 होंगे तो 12 ही होंगे, 11 होंगे तो उसके पास 12 रुपए ही देने हैं। ये 12 रुपए है। ठीक है, अब लेकिन लेट्स सपोज जब मार्जिनल कॉस्ट इसका 15 है, आपको मैंने पढ़ाया है जब जितना आप ज्यादा आउटपुट्स को इंक्रीज करते जाओगे उतना मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो डिक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर पहले 15 था अब मार्जिनल कॉस्ट उतना नहीं लगेगा, अब 2 को कॉस्ट कम लगेगा। एक को बनाने में अगर 15 लग रहा है कॉस्ट, 2 को बनाने में अब थोड़ा कम लगेगा, दैट मीन्स 12। अब 3 को बनाने में और कम लग जाएगा, लेट अस सपोज हम मानते हैं 10। अब 4 को बनाने में और कॉस्ट कम आ जाएगा, दैट मीन्स 9। अब 5 को और कम, दैट मीन्स 8। 6 को और कम, दैट मीन्स 7। ठीक है, अब 8 अगर 7 और प्रोडक्ट बनाने हैं और कम, लेट सपोज आपको, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसमें 3 चीजें होती है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, ठीक है, पहले इंक्रीज होता है, लेकिन बीच में फिर क्या होता है, फिर वो अगेन डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज, लेकिन अब ये वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, ठीक है, और कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे भी अब कॉस्ट बढ़ने लगेगा और 9। अब यहाँ पे 10, क्यों, मैंने आपको पढ़ाया है जितना फिर आप लेबर ज्यादा यूज करते हो उतना उनकी एफिशिएंसी खत्म होने लगती है। जितना आपके ज्यादा आउटपुट्स शुरू हो जाएंगे बनने, मशीन्स में भी आपको क्या आ जाता है, वहां पे जंग लगता है, वहां पे वेयर एंड टेयर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर नुकसान जितना ज्यादा आउटपुट्स आप बनाओगे उतना ज्यादा खतरा होता है कि आपको नुकसान होने के चांसेस भी है। दैट मीन्स अब कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है। अब आप पे ज्यादा मशीन्स पे ज्यादा लोड आ गया, लेबर पे ज्यादा लोड आ गया, और अगर लेबर इंक्रीज भी कर रहे हो क्योंकि आपकी मशीन सेम वही है, अब आपका आउटपुट उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है।
चलो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इंक्रीज। तो यहाँ लेट सपोज ये 12 को पहुंच गया, फिर लेट सपोज 15 को। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है आपके पास बेटा, आपके पास खर्चा कितना लग गया एडिशनल क्वांटिटी को बनाने में। मार्जिनल रेवेन्यू होता है उस एडिशनल क्वांटिटी पर आपको कितना पैसे आ रहे हैं। दैट मीन्स अब जरा मुझे बताओ, जो कंपनी जो प्रोड्यूसर होता है अगर वो रैशनल हो, वो कब तक अपने प्रोडक्ट्स को बनाएगा, वो तब तक अपने प्रोडक्ट्स को बनाएगा जब तक उसका मार्जिनल कॉस्ट जो होगा, ठीक है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट जो होगा कम से कम वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है जितना उसको खर्चा लगा मार्जिनल को बनाने में, एक एडिशनल को बनाने में, एडिशनल क्वांटिटी को, और उतना ही उसको एडिशनल जो वहां से उसको आ रहा है, बिक रहा है कोई आइटम, ठीक है, तो उसको एडिशनली भी उसको उतना ही पैसा आना चाहिए। दैट मीन्स तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जरा देखो, पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मार्जिनल कॉस्ट कम था, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट, यहां पर भी ये ज्यादा है, ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन तो भी प्रॉफिट है, तो भी प्रॉफिट है। अब यहां ऐसी कंडीशन आती है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल आते हैं, हम बोलेंगे इधर इसका इक्विलिब्रियम आता है। अब यहां इसके बाद क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, मार्जिनल कॉस्ट 15 है। इसका मतलब अब अगर एडिशनल चीज इसने बनाया, एडिशनल प्रोडक्ट बनाया, अब ये घाटे में पड़ जाएगा। जितना कॉस्ट इसको लगेगा बनाने में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उससे कम होगा। दैट मीन्स अगर कंपनी रैशनल होगी वो इस 10 प्रोडक्ट्स पर स्टॉप करेगी, 10 प्रोडक्ट्स के बाद वो 11वां बनाना शुरू नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर आप, ये मैंने सारा इसलिए बोला ताकि आपको मैं पढ़ाऊं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है अगर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसको MCMR के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से यहां पर भी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट जितना बनेगा एक फैक्टर की वजह से और मार्जिनल कॉस्ट तब तक, देखो लेट सपोज अब हम बात करते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। देखो लेट सपोज ये आपके पास लेबर था, अब हमने इसको इंक्रीज किया, मिसाल 1 2 3, यहां पे हमने क्या किया काम, यहां पे इसका मार्जिनल प्रोडक्ट और यहां पे इसका मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स सपोज मुझे हर एक लेबर को बनाने मतलब इंक्रीज करने में मुझे लेबर पर जो खर्चा आता है, लेट अस सपोज मैं वो उस खर्चे को लिखता हूं, लेट अस सपोज मैं इसको लिखता हूं मार्जिन MC से, लेट सपोज वो 5 रुपये है। कितने हैं, 5 रुपये। अब लेट सपोज मार्जिनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, लेट सपोज वो 4 यहाँ पे बन रहा है, लेट सपोज यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 जो भी बन रहा है। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा, जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, लेट सपोज यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉस्ट है लेट सपोज ₹7, लेट सपोज यहाँ पे है ₹6, लेकिन यहाँ पे आ गया ₹5, फिर यहाँ पे अगर और एक लेबर आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट एक ही आ गया और यहाँ पे ₹4 ही आ गया। बताओ इसको कितना एक यूनिट लेबर को मतलब खर्चा लग गया है, 5 रुपया। अब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को बाजार में मार्जिनल उस पे जो हमारा आता है वहां से रेवेन्यू जो आता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट को जो हमें रेवेन्यू आता है उसका जो वैल्यू है, लेट सपोज इसको आता है 4 रुपये। जब 4 बनता है तो 4 रुपये आता है, सॉरी जब 4 बनता है तो पहले 7 रुपये आता है, फिर कितना आता है, जब 7 आता है दैट मीन्स तब भी मुनाफे में है, तो कंपनी बोलता है चलो इसको 2 पैसे इसको इनकम देते हैं। किसको, लेबर को दे दो, इसका हिस्सा दे दो। जब ये दूसरा यूनिट ऑफ लेबर आता है तो इसको क्या करता है काम, तब इसको 3 यूनिट्स बनते हैं, और इसका मतलब जब 3 यूनिट्स बनते हैं ना, उनका प्राइस क्या होता है, उसका प्राइस वैल्यू कितना होता है 6 रुपया, लेकिन इसको कॉस्ट कितना लगा होता है लेबर पे 5 ही रुपया। दैट मीन्स ये बोलता है चलो इसको भी दो, इसको भी अपना हिस्सा दो इनकम का। लेकिन जब तीसरा बनता है तब कितने प्रोडक्ट बनते हैं, मार्जिनल 2 ही, लेकिन तब वैल्यू कितना होता है 5, तो यहां से भी 5 ही होता है, तो ये कंपनी बोलता है चलो अभी भी 2। बट उसके बाद जब चौथा लेबर आ जाता है उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट 1 ही बनता है और उसका कॉस्ट क्या होता है, 4 रुपीज कॉस्ट होता है। दैट मीन्स अब जितना कंपनी को लेबर पर खर्चा आ रहा है वो उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। बताओ क्या कंपनी उसको काम पे लगाएगी, नहीं लगाएगी, उसको स्टॉप करेगी, बताओ नहीं अब आप काम मत करो, अब मैं आपको इतना ही पैसा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया, यहां से ही आपको कंसेप्ट है कि भाई कितना उसको देना है जितना उसका मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा,
ठीक है, जितना मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उसी के हिसाब से हम इनकम जनरेट करते हैं, सॉरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास यहां पे बताता है, चलिए बताता है जब जब आपके पास मार्जिनल कॉस्ट जो होगा फैक्टर का, यानी मार्जिनल कॉस्ट होता है एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाने पर, एक एडिशनल यूनिट लेबर लगाने पर जो कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब जब ये आपका लेस देन होगा मार्जिनल वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसका वैल्यू, तब तक आप क्या करोगे, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आप अगर कंपनी हो, आप उसको एम्प्लॉयमेंट देते रहोगे, आप उसको देते रहोगे पैसे, इनकम उसको दोगे बाय लो इनकम, आपने अच्छा काम किया। तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो है, आप जो है प्रोड्यूसर जो है वो कब स्टॉप करेगा, जब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, उस फैक्टर का या लेबर का बराबर आएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इस पॉइंट पर वो स्टॉप करेगा। बताओ, तो इसका मतलब इसके बाद वो उसको और इनकम नहीं देगा। तो समझ आ गया ना, तो इसका मतलब यहां पे किस पे देते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के बेस पे देते हैं। अब इसमें कुछ एजम्पशंस थी। एजम्पशंस क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स। इसका मतलब होता है भाई जो प्राइस है ना प्रोडक्ट्स का और जो फैक्टर्स का है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो यहाँ पे लॉ लगता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितना जितना आप एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर इंक्रीज करोगे, जितना जितना आप यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज करोगे उतना उतना आपको मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तीसरा, देयर इज अ होमोजेनिटी एंड डिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर, दैट मीन्स आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, मिसाल आप यहाँ पे 102, 3, आप हर एक जो एडिशनल यूनिट्स यूज कर रहे हो ना, यानी इंक्रीज कर रहे हो, हर बार जो आपने एडिशनल यूनिट इंक्रीज किया वो सारे होमोजेनस है। ऐसा नहीं है कि जो आपने यहाँ पे इंक्रीज किया एक यूनिट और जो यहाँ पे किया, जो यहाँ पे किया, ये ज्यादा प्रोडक्टिव था, ये ज्यादा, इसमें ज्यादा क्षमता थी, इसमें कम थी, इसमें कम थी, नहीं ऐसा नहीं था, सारों के पास सेम ही था, वो होमोजेनस थे। अच्छा, चौथा है आपके पास ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी ये जो आपके पास फैक्टर्स है ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यानी लेबर के बदले आप कैपिटल लगा सकते हो, कैपिटल, ये भी एजम्पशन थी। ठीक है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है बट इन्होंने ये एक एजम्पशन ली थी। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप ये एज्यूम किया जाता है जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो उसको क्या करना है, उसको ऐसे एम्प्लॉय करना है, मतलब ऐसे उसको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, और वो कब आता है, वो मैंने आपको अभी बोला, वो तब तक आता है जब तक आपको वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आएगा बराबर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। ठीक, ये आपको समझ आ चुका है। फिर ये भी है कि भाई आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर, यानी जितना काम आप ले सकते हो ना एक फैक्टर से, ये एज्यूम किया जाता है इसमें कि हम उससे फुल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर ये फुल नहीं होता ना, फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से इसको हम नहीं बता सकते थे। ठीक है, एक और है एग्जॉस्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जॉस्शन का मतलब होता है, ये थ्योरी एज्यूम करती है कि भाई ये जो आपके पास पेमेंट करते हो ना आप एडिशनल फैक्टर के लिए, ठीक है, हर एक फैक्टर के लिए जो पेमेंट करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जैसी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वैसे ही उसको हम पेमेंट भी देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे टोटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट होते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब आपके पास लेट्स सपोज कंपनी ने टोटल प्रोडक्ट 500 बनाए या 5000 बनाए, ठीक है, 5000 बनाए, जब ये एग्जॉस्ट होंगे तभी तो ये कंपनी देगा, उसको अपना वैल्यू देगा, तभी तो लेबर को अपना वैल्यू मिलेगा, तभी तो सबको इनकम मिलेगा। पहले तो ये सारे एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे एज्यूम किया जाए, हालांकि पॉसिबल जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में कि पहले एग्जॉस्ट हो फिर उसको तनख्वाह मिलेगी, नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको एज्यूम किया गया है। ठीक है, एंड देन लास्ट वाला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये मैंने आपको पढ़ाया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। चलिए, इसके बाद एक और है, ये जो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है भाई, ये आपको एक्सप्लेन करती है कि भाई जो आप फैक्टर ले रहे हो ना, इसको हम रिन्यूमरेट करेंगे लेकिन लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन के लिए नहीं। शॉर्ट रन याद रखना, शॉर्ट रन के लिए इसमें लिमिटेशन है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी शॉर्ट रन में वर्क नहीं करती है,
और एक चीज, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ फैक्टर। एक फैक्टर को का प्राइस क्या रहेगा उसमें गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होगी। अब देखते करते स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको मैंने बोला है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट वो मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आप एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज करोगे, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाओगे किसी भी चीज का, लेट अस सपोज लेबर का एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने से आपको आउटपुट में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बेटा, इसको हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इन सारों को हमको पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में सारा मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए सबसे पहला देखेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये सिंपली होता है कि भाई एक यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज करने से आपको आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक यूनिट लेबर का इंक्रीज करने से आपको कितने आउटपुट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब होता है वैल्यू, बता रहा है जितने आपने मार्जिनल प्रोडक्ट्स बनाए उसका कॉस्ट क्या है, उसका कॉस्ट क्या आएगा, एक का जितना आता है कॉस्ट। लेट्स सपोज अगर प्राइस है एक का P, तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू होता है इसका कॉस्ट क्या बनेगा, कॉस्ट आ जाएगा अगर एक का प्राइस है P, जितने मार्जिनल बने हैं, जितने एडिशनल बने हैं मल्टीप्लाइड बाई P, तो ये इसका वैल्यू बनेगा। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास कितने निकले हैं मार्जिनल मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। देन लास्ट वाला मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बताता है भाई अगर आपने लेबर को इंक्रीज किया बाय 1 यूनिट, उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर आपने लेबर को एक यूनिट से इंक्रीज किया, उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का उसको कितना इंक्रीज हो गया। मान लीजिए अगर अभी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर हमने यूज किए थे, हमारे पास टोटल रेवेन्यू था 50 रुपये आ रहा था। लेकिन अब अगर तीसरा हमने यूज किया, टोटल रेवेन्यू आ रहा है 70, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, तो MRP आएगा 70 में से 50, तो 20 रुपये आएगा। दैट मीन्स एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के से आपको रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू में 20 रुपये इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। यहां तक समझ आ रहा है। अब ये क्या बोलता है, ये मैंने आपको अभी भी बोला, एक एम्प्लॉयर, ठीक है, एक फर्म तब तक आपके फैक्टर को इनकम देती रहेगी, पैसे देती रहेगी आपके फैक्टर को या लेबर को, आप समझ लीजिए, जब तक कि ना उसका प्राइस या मार्जिनल कॉस्ट जो होगा उसके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो। शॉर्ट में इसका मतलब होता है जितना आपको उस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर पे खर्चा आ रहा है और जितना आपको वहां से उसका वैल्यू आ रहा है, जब तक ये बराबर है तब तक वो कम उसको देता रहेगा। लेकिन अगर ये डिक्रीज हुआ, अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अगर इंक्रीज हो गया, तो या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट अगर डिक्रीज हो गया, देन मार्जिनल कॉस्ट, तब ये स्टॉप करेगा, वो कंपनी उसको और एम्प्लॉय नहीं करेगा। दैट मीन्स अब उसको इंक्रीमेंट्स, अब उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब समझ आ गया ना यहाँ पे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अपने इनकम को, ठीक है। सो बाय इक्वेटिंग VPM ऑफ ईच फैक्टर विद इट्स कॉस्ट ए प्रॉफिट सीकिंग, तो ये आपको मैंने बता ही दिया है। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसी चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, अब अच्छे से सुन लेना क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चलो ये है ना, देखो मैं इसी थ्योरी को अब क्या करेंगे काम, हम इसको वेज के जरिए से पढ़ाएंगे। लेबर यानी लेबर को देते हैं ना वेज। अब देखना है हमें लेबर को कितनी वेज है देनी है। लेट्स सपोज आपके पास जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, देखो अच्छे से सुनना बेटा। लेट्स सपोज जो आपने प्रोडक्ट बनाया ना PX, उसका प्राइस रखते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस है ₹5,
इसका मतलब ये हमेशा 5 रुपए, दैट मीन्स अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ना वो 5 रुपए देगा। वो कितने देगा आपको? 5 रुपये देगा। वो कितना देगा? 5 रुपया देगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात? सर समझ आ गया। अब देखो, अब क्या बता रहा है, लेट अस सपोज आप जो वेज दे रहे हो, ठीक है, आप जो वेज दे रहे हो लेबर को, हर यूनिट को आप लेबर को जो वेज दे रहे हो, वेज पर यूनिट, वेज पर यूनिट ऑफ लेबर, एक यूनिट ऑफ लेबर को क्या आप वेज दे रहे हो? वो आप ₹200 दे रहे हो, और ये भी कांस्टेंट है। हर यूनिट ऑफ लेबर को कितना आप कॉस्ट दे रहे हो? 200 दे रहे हो। ठीक है, या आप लेट सपोज कुछ भी रखो, 200 रखो, जो भी आप रखना चाहते हो, या लेट सपोज चलो 20 रखते हैं, 20 रुपया लेते हैं, चलो यहाँ पे 20 ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो, जितना जितना आपको एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स अदर देन लेबर रिमेन्स चेंज, वेज रिप्रेजेंट द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये तो अब देखो होता क्या है। देखो, जब आपके पास बाकी चीज़ें क्या रखनी है, लेकिन लैंड, कैपिटल, मशीन, वो सारी चीज़ें आपको कांस्टेंट ही रखनी है। देखो, जब आपके पास लेबर 1 यूनिट था, टोटल प्रोडक्ट 10 बनते हैं। ठीक है, जब आपके पास 2 यूनिट्स है, टोटल प्रोडक्ट 16 बनते हैं। जब आपके पास 3 यूनिट्स है, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास ये 21 बनते हैं। ठीक है, ये 21 यूनिट्स बनते हैं। जब आपके पास 4 यूनिट्स आपने लेबर लगाए, आपके पास 25 टोटल प्रोडक्ट बनते हैं। जब आपके पास 5 यूनिट आ गए, आपके पास 28 यूनिट्स बनते हैं। जब आपके पास 6 यूनिट्स बनते हैं, अब आपके पास 3 यूनिट्स बनते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना आएगा? यानी 1 यूनिट इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट 10 आ गया, दैट मीन्स मार्जिनल भी 10 ही आएगा, सो 10 यूनिट। ठीक, अब देखो उसके बाद देखो, अच्छे से देखना। अब जरा देखो, अभी इसको छोड़ देते। अब देखो, अब 10 से 16 इंक्रीज हो गया। जब इसने दूसरा यूनिट एम्प्लॉय किया लेबर का, 10 से 16 बन गया, दैट मीन्स इंक्रीज कितने हो गए? 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे 6 यूनिट्स आ गया। इसी तरीके से 21 - 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक, लेकिन अब बताओ, अगर 6 यूनिट्स बन रहे हैं, एक का कॉस्ट है 5 रुपया, तो उन सारों का कॉस्ट क्या होगा? तो वैल्यू क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 30, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10, है ना? लेकिन यहाँ पे वेज क्या है? आपको 20 रुपया आपको पर यूनिट देना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी 20 दोगे, 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 यहाँ पर भी 20 दोगे। मगर जरा मुझे बताओ, ये कब स्टॉप करेगा? एम्प्लॉय कब बोलेगा लेबर को कि भाई आप मत अब बनाना शुरू कर दो, बस स्टॉप कर दो? देखो, स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज इसने पहला यूनिट बना दिया, दूसरा यूनिट बना दिया। जब इसने दूसरा यूनिट बनाया ना, जितना इसको लेबर पर, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जितना इसको वहां से ये लेबर पर इसको पैसा, इसको कितना लेबर पर पैसा लगता है? 20 रुपया। लेकिन इसको कितना आ रहा है वहां से? 30 रुपया। दैट मीन इसको 10 रुपये मुनाफा हो रहा है। तो दैट मीन्स 10 रुपये मुनाफा है। इसको बोलेगा नहीं आप कंटिन्यू करो, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसको कितना लग रहा है लेबर पर वैल्यू? 20 रुपये इसको कॉस्ट लग रहा है, लेकिन इसको आ कितना रहा है? 25। तो प्रॉफिट तो भी 5 है, बोलेगा इसको कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे इसको 20 है, इसको लेबर पर लगता है, लेकिन जो एडिशनल आता है वहां से भी 20 ही आता है। ये बोलता है ठीक है बनाओ, लेकिन इसके बाद नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आता है एडिशनल क्वांटिटी पे। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी लेबर को बोलेगा कि भाई आप 5वां यूनिट 6वां यूनिट भी बनाओ? नहीं बोलेगा। दैट मीन्स अब इस जो यहाँ पर आपका लेबर है उसको टोटल में कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, वो इसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जितनी उसकी मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आई होप ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। देखो ये आपके पास ग्राफ है। लेट सपोज हमने क्या किया बेटा, ये आपके पास प्राइस लाइन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्राइस है जो आपने अभी बोला 20 रुपया। ठीक है, ये कॉस्ट हमें लगता है किस पर? ये हमें लगता है एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर पर। ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर पर। जब भी आप लेबर इंक्रीज करते हो ना, उस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर पर कितना कॉस्ट लगता है हमें? 20 रुपया। वो यहाँ पर ये प्राइस लाइन ये दिखाती है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो आपके पास ये लाइन है, ये लाइन आपके पास है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और यही है आपके पास वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। देखो पहले क्या होता है, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है।
जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होता है, या आपका प्राइस है, आपको ज़्यादा इनकम आती है वहाँ से, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हैं नहीं नहीं चलो 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 आगे हम बनाना शुरू कर देंगे, बढ़ाओ लेबर बढ़ाओ लेबर बढ़ाओ लेबर। लेकिन इस पॉइंट पर जितना आपको प्राइस है उतना ही आपको वहाँ से जनरेट भी, जितना आपको कॉस्ट लग रहा है, इधर आपको कॉस्ट कुछ लग रहा है, इतना लग रहा है। और ये जो है आपका बेटा, देखो बेटा यहाँ पे आपको ये कॉस्ट कुछ लग रहा है ना, ये कॉस्ट लग रहा है आपको, ये लाइन है तो 20 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पर कोइंसाइड हो रही ना, ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये 20 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं आपको कॉस्ट, यहाँ पे रेवेन्यू भी 20 रुपये आ रहा है एडिशनल पे, तो इसका मतलब इसके बाद ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है और प्राइस बढ़ता है, दैट मीन्स आपको कॉस्ट बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो कंपनी ना वो इसमें एंटर नहीं करेगी, वो बस यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो पता चल गया मार्जिनल प्रोडक्ट के वैल्यू निकालने से हमें पता लग सकता है कि भाई क्या, कि भाई एक फैक्टर को किस तरीके से हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको पढ़ लेते हैं एंड इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। बताता है एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट इज प्रोडक्टिव। ये तो जाहिर सी बात है, बताता है एक एम्प्लॉयर क्यों देता है उसको, मतलब पैसे क्यों देता है उसको, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो उसको फायदा पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा, सो द प्राइस ही वांट्स टू पे, तो जो एम्प्लॉयर उसको प्राइस देगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उस फैक्टर की होगी उतना ज्यादा उसको रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद इफ द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, देखो अगर आपके पास प्राइस जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जितना प्राइस को लग रहा है ना, कॉस्ट जो लग रहा है किस पर, फैक्टर पर, वो लेस है मार्जिनल रेवेन्यू पे, दैट मींस मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम वहां से ज्यादा आ रही है, दैट मींस प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 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 जब आपका मार्जिनल रेट डिमिनिश हो जाएगा और ये इससे लेस बन जाएगा, दैट मींस अब मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा, मार्जिनल सॉरी इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो बताओ क्या यहाँ पे कंपनी इसको बोलेगा आप काम करो? नहीं, ये बोलेगा नहीं अब आप स्टॉप करो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। चलिए अब आगे, यहाँ पे मैंने यही दिखाया है, यही कर्व्स वापस मैंने पढ़ाया, आप इसको अब देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये बस जरूरी नहीं है। देखो इसमें अब क्रिटिसिज्म क्या किया गया है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इसको बोला गया भाई आपने तो सारा ठीक बोला, लेकिन आपने बोला ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये होमोजेनस है। ये कहाँ होमोजेनस हो सकता है? अगर आपके पास एक लेबर होता है वो अलग काम करता है और दूसरा लेबर होता है वो कामचोर होता है, वो उससे कम काम करता है ना। अगर आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज करते हो, वो कहाँ होमोजेनस होते हैं? हर एक की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है। तो ये इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसने बोला था कि भाई फैक्टर्स जो होते हैं ना वो सबस्टिट्यूट करते हैं, यानी लैंड जो है वो कैपिटल के बदले में लगेगा, कैपिटल जो है वो लेबर के बदले में लगेगा, लेबर जो उसके बदले में। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोला गया आपने जो थ्योरी बनाई है ना, ये लॉन्ग रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए तो ये वर्क ही नहीं कर रही है। ठीक है, इसने बोला भाई मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया आप तो यहाँ पे हर किसी का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग निकालते हो, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है? क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सारों की इकट्ठे मेहनत जो है इकट्ठे से बनता है। आप अलग कैसे निकालते हो कि भाई इसने इतना इंक्रीज किया, उसको उसका वैल्यू दिया? आपने अलग कैसे एक फैक्टर को निकाला कि भाई उसी की वजह से कोई आउटपुट बन गया? नहीं, ये सारों का ज्वाइंटली होता है। ठीक है, मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है, देखो ये जो थ्योरी थी ये एज्यूम करती थी, मैंने आपको एजम्पशंस में बोला था कि भाई ये जो थ्योरी है ये एज्यूम करती है कि भाई हमारे पास कंपटीशन जो है ना वो परफेक्ट है, मगर ये तो पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में कंपटीशन परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक था उसका नाम था चैम्बरलिन, उसने ये दिखाया कि ये थ्योरी जो है ये स्टिल यूज हम कर सकते हैं किसमें? इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मगर कब? जब मोनोपोली होगी। ठीक है, तो
तो ये मैंने आपको कुछ एजम्पशंस इसके क्रिटिसिज्म बताए। एक और क्रिटिसिज्म है कि भाई यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन हम देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब है लेबर से जितना भी हमें निकल सकता है हम उससे 100% प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, मगर ये कहाँ पॉसिबल है। कोई अगर आप मिसाल कोई चीज़ लाओगे उससे 100% आप फायदा नहीं लेते हो, ठीक है, 90% ही कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। इनह्यूमन ये जो थ्योरी है ये इनह्यूमन है, क्यों? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लेट सपोज लेबर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो मशीन हो, ये सारों को एक नज़र से देखता है। लेबरर को भी एक नज़र से देखता है, यानी कैपिटल को भी एक नज़र से देखता है। यहाँ पर ये ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस में डिस्टिंग्विश नहीं करता है, हालांकि होना तो चाहिए कि ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमंस, बिकॉज उनका वैल्यू ज़्यादा है ह्यूमंस का एज कम्पेयर टू नॉन ह्यूमंस। यहाँ पे कोई इस थ्योरी में वो चीज़ें नहीं बताई गई थी, ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो मैं भी अभी बहुत थक चुका हूँ, तो इंशाल्लाह अगला वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगा कल, जिसमें मैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ाऊँगा और उसमें हम सीखेंगे अगर आपके पास लैंड आपने यूज़ किया प्रोडक्शन में, अब लैंड को हम कैसे देंगे उसका इनकम। लैंड को भी तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ इनकम उसको भी कुछ देना है, तो उसको बोलते हैं रेंट। अब उसमें रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम पढ़ेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया आप लाइक कीजिए, अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए, और नीचे कमेंट भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तब तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस में चढ़ाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।